बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन। हम लोगों ने जो है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ईआर डायग्राम देखी, ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, जो कि हमें डेटाबेस डिज़ाइन करते हुए हमें दो तरह की डिज़ाइनिंग करनी होती है। एक होता है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और एक होता है आपका फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कौन से थे, और इस तरह फिर हम लोगों ने उसके स्टेप्स को परफॉर्म किया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो इनपुट इसको चाहिए होती है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की, वो कौन सी होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसकी रिक्वायर्ड होती हैं। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो डेटाबेस प्रोसेस डिज़ाइन प्रोसेस की लास्ट स्टेज है। क्योंकि जैसे हम लोग जब हम लोगों ने एनालिसिस किया, सबसे पहले हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया, उसके बाद हम लोगों ने देखा इसके डिज़ाइन प्रोसेस को। डिज़ाइन प्रोसेस में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। एक थी हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और एक था हमारे पास फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो उस डिज़ाइन प्रोसेस में जो लास्ट स्टेप होता है, जो सेकेंड एंड लास्ट स्टेप होता है, वो होता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो जब फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग को फाइल्स, रिकॉर्ड या इंडेक्सेस की फॉर्म में डाटा को रखवाना होता है। लॉजिकल के अंदर तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका डाटा है वो किस टाइप का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और किस किस टाइप का उसने डाटा एक्सेप्ट करना है डेटाबेस के ने, और सो ऑन। जबकि फिजिकल डेटाबेस के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर आपने रिकॉर्ड्स, फाइल के इंडेक्सेस को किस तरह रखना है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंडेक्सेस एंड अदर डाटा स्ट्रक्चर्स। दूसरी डाटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आपने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, या तो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की फॉर्म में, या फाइल्स की फॉर्म में, या इंडेक्सेस की फॉर्म में। सो ये था फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि हम लोगों का मेजर इनपुट्स भी बताने थे, उसको डिस्कस करना था कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को जब हम लोगों ने डिज़ाइन करना है उसका, तो हमें कौन कौन सा इनपुट्स की ज़रूरत होती है, मेजर इनपुट्स कौन कौन से होते हैं। तो लेट्स गेट स्टडी लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें जो 3 मेजर इनपुट्स हैं वो हमें रिक्वायर होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन होता है लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है? are developed during logical database design such as normalized relations. लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर को हम लोग कब बनाते हैं? लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के दौरान। जब हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं, प्रोसेस इस फेज़ के अंदर होते हैं, तब हम लोग जो है लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर को भी बनाते हैं। जैसे हम लोग अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करते हैं। अब नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि हमने अपने रिलेशंस के अंदर से एरर्स और एनॉमलीज वगैरह को रिमूव करना, और वो रिमूव करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि डाटा की डुप्लीकेशन को हमने ख़त्म करना होता है। सॉरी। और उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं टेबल्स के, उसको देखा था कि उसके अंदर जस्ट वन प्राइमरी की होती है और फॉरेन कीज़ को देखना होता है। उसके बाद आपके जो उनसे डुप्लीकेशन ना हो आपकी डाटा की। ये जो चीज़ें होती हैं ये नॉर्मलाइज करती हैं आपके आपके रिलेशंस को। तो जब आपने अपना फिजिकल डिज़ाइन बनाना होता है, फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन करना होता है, तो क्या होता है, आपकी जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के दौरान ही लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, जिसमें आप की जो एग्जांपल है, जिसमें आप जो काम करते हैं वो नॉर्मलाइज्ड जब करते हैं रिलेशंस को, तो उस दौरान आपकी ये लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर डिवेलप हो रहा होता है। उसके बाद आता है आपके पास यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। जी, तो रिक्वायरमेंट्स तो वही होता है जो चीज़ें मतलब चाहिए होती हैं जब भी डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। तो ना कुछ चीज़ें कस्टमर अपनी डिमांड में रखता है कि जी मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है।
ठीक है। यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जब यूज़र के एंड से वर्किंग होनी है उस टाइम पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। इट इंक्लूड्स द साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटाबेस यूजेज। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिजिकल डाटाबेस जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हम लोगों को इसका एक इनपुट ये भी देखना पड़ता है कि जो यूज़र के एंड पे साइज और फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटाबेस यूजेज, इसको देखना होता है कि कितने टाइम्स और कितने साइज़ की जो डाटाबेस यूजेज है वो हम लोग कर रहे होंगे, कितनी दफ़ा कर सकते हैं। रिस्पांस टाइम उसका क्या होगा कि जब भी यूज़र ने अपनी कोई क्यूरी दी और जो डाटाबेस है वो आपको एट वंस या फिर कितने टाइम के बाद रिस्पांस जनरेट करके दे रहा है। उसके बाद इसकी सिक्योरिटी की बात आती है कि इसमें अनऑथोराइज पर्सन डाटा को एक्सेस ना कर ले या डाटा लॉस ना हो जाए। और अगर इन केस आपके डाटा लॉस हो जाए तो आप उसका बैकअप रखें, और अगर तो आपके पास बैकअप नहीं है या बैकअप मौजूद है तो आपने उसकी रिकवरी करनी होती है, डाटा को रिकवर करना होता है। ठीक है। तो यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें देखनी होती है कि आप जो डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं वो किस साइज़ के डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, डाटा किस साइज़ का है, उसको कितनी दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ़ टाइम्स जितनी दफ़ा आप यूज़ करें। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, जब भी यूज़र ने कोई क्यूरी दी है तो उसके बाद रिस्पॉन्स कितने टाइम के बाद जनरेट हुआ है। उसके बाद देखिए उसकी सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आपको कोई डाटा कहीं पे पड़ा हो तो यू मस्ट बी अवेयर कि वो सिक्योर होना चाहिए, यानी कि कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर ले। इससे क्या होता है कि आपका डाटा लॉस होने का खतरा होता है। उसके बाद अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है इन केस कि कोई आप सिस्टम डेवलप किया वो मसले कर रहे हैं, वो मसला कर रहा है और वो वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इस केस में आपका जो डाटा है उसका बैकअप पड़ा होता है ताकि आप सिस्टम को जब री इंस्टॉल करें तो आप अपने डाटा को भी रिकवर कर सकें, ये डाटा का बैकअप ले सकें। ठीक है। तो ये चीज़ें थी यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में। फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में हमारे पास 3 इनपुट्स हैं जिसको हम लोगों ने ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर, जिसको हम लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के प्रोसेस के अंदर ही डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे कि हम अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने सेकंड वन देखा जिसमें था यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। यूज़र के एंड से जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं उस चीज़ का ध्यान रखना होता है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर। अब बात आती है इसके थर्ड प्रोसेस की, थर्ड इनपुट की। थर्ड इनपुट में है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। जी, तो इसके अंदर होता है कि आपका जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। इट इंक्लूड्स द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। जब भी आपने कोई भी सिस्टम बनाया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो आपको उसके करैक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखना पड़ता है कि ये कौन कौन सी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके साथ अटैच्ड है और आपको किस तरह का इन्वायरमेंट दे रहा है कि सिस्टम के मुताबिक वो इन्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये सारा कुछ देखना होता है फिजिकल डाटाबेस के अंदर। फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को बेसिकली कुछ इनपुट्स ज़रूरी होती हैं, इनपुट्स को देखना पड़ता है। उसके अंदर सबसे पहले डाटाबेस लॉजिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद हमारे पास यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ता है और उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS को देखना पड़ता है। DBMS होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप डाटाबेस ये इन्वायरमेंट एक्चुअली जो कि डाटाबेस बनाने या डाटाबेस को यूज़ करने के लिए हमें प्रोवाइड करता है। जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर हम डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड DBMS। और उसके अंदर मैनेजमेंट भी होती है, उसके अंदर आपका रिकॉर्ड सेव भी होता है और उसके अंदर आपकी प्रोसेसिंग भी परफॉर्म हो रही होती है। सो ये था आपका डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का सेकेंड स्टेप एंड लास्ट स्टेप, जिसके अंदर आपने फ़िज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन को देखा। अब फ़िज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन को आपने देखा क्या होता है, वो आपके डिज़ाइन प्रोसेस का सेकंड फ़ेज़ है। और सेकंड फ़ेज़ में क्या होता है, सेकंड फ़ेज़ आपका लास्ट फ़ेज़ है जिसके अंदर आप फिज़िकली डाटा को मैनेज करते हैं, उसके फाइल्स रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं या किस फॉर्म में आपने रखना है इस चीज़ को देखते हैं। अब उसके अंदर फिर हम लोगों ने उसके इनपुट्स को देखा और इनपुट्स में हम लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आई, मेजर इनपुट्स जो चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर सबसे पहले था लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर। लॉजिकली आपका डाटा जो सा है वो ड्यूरिंग लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर ही उसका स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है।
और उस चीज़ में जो होता है कि उसकी चीज़ में हमारी एक्चुअल में रिलेशंस या टेबल्स की नॉर्मलाइजेशन हो रही होती है। उसके बाद देखा हम लोगों ने यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, यूज़र के एंड से जब हमने प्रोसेसिंग करनी होती है तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, बैकअप उसका कैसे लिया जा सकता है, इसके अलावा उसकी रिकवरी कैसे की जा सकती है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, और साइज़ ऑफ डाटाबेस या फिर सिस्टम का क्या, डाटा का क्या होगा, और ये सारी चीज़ें जो उनसे होती हैं ना। और उसके बाद आपके आते हैं लास्ट वन, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। इसमें देखते हैं कि आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस किस खसूसियात पर मुश्तमिल है, और जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है वो आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके साथ रिक्वायर करता है, DBMS के साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको एडिशनली यूज़ करने पड़ते हैं अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद बात आती है आपके पास, व्हाट एलिमेंट्स कंबाइंड प्रोड्यूस फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिलते हैं और मिलके आपका जो फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन है उसको कंप्लीट करते हैं, उसको बनाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपके पास आता है सबसे पहले डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। अब डाटा वॉल्यूम और यूजेज एनालिसिस क्या होता है, तो ये होता है, इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द साइज और वॉल्यूम एंड यूजेज पैटर्न्स ऑफ द डाटाबेस। ये एक्चुअल में क्या चीज़ का एस्टिमेशन आपको प्रोवाइड करता है, इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द साइज और वॉल्यूम एंड यूजेज पैटर्न्स ऑफ द डाटाबेस। जो भी डाटाबेस आपने डेवलप करना है, बनाना है, उसका साइज़ या वॉल्यूम क्या होगा उसकी एस्टिमेशन बताता है, और इसके अंदर यूजेज पैटर्न्स कौन से किस टाइप के यूज़ हो रहे होंगे। मतलब हर चीज़ को डिज़ाइन करने का कोई ना कोई खास लेआउट होता है, उसका पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो अप करते हैं। तो डाटा वॉल्यूम और यूजेज एनालिसिस के अंदर हम इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं। The estimate of database design is used to select the physical storage device. The estimate of the database size is used to select the physical storage device. अब जो database size की जो हम estimation लगाते हैं ना, वो एक्चुअल में उसकी स्टोरेज डिवाइस पे कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस में कितनी स्पेस पे वो डाटाबेस रखा जाएगा या फिर स्टोर होगा। एक्चुअल में ये इस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है। अब आपको पता है आपकी कोई भी चीज़, जो भी सिस्टम है आपका कंप्यूटर के अंदर, वो कोई ना कोई स्टोरेज तो ऑक्यूपाई करता है। तो आप डाटाबेस अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसने भी स्टोरेज डिवाइस पे स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। तो जो डाटाबेस है आपका बनाया, आपने जो बनाया डाटाबेस, आपका जो सिस्टम है उसने भी, वो उसका भी कोई ख़ास साइज़ होगा जो कि उसने जिसको मेमोरी के ऊपर उसने स्टोर करना है, मेमोरी ने उसको अपने ऊपर स्टोर करना है। और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए उसकी फ़िज़िकल स्टोरेज डिवाइस के ऊपर उसकी स्पेस को देखना होता है कि वह कितने साइज़ को ऑक्यूपाई करेगा। सो डाटा वॉल्यूम इस डाटा यूजेज एनालिसिस के अंदर आप इस चीज़ के एस्टिमेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी स्टोरेज कितनी यूटिलाइज होगी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। इसमें क्या होगा, इसमें आपको अपनी स्टोरेज की कॉस्ट का भी पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ सेटअप्स होते हैं, वो बहुत हैवी किस्म के होते हैं जो कि आपके नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर्स पे रन नहीं कर पाते क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। उस केस में आपको एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करनी पड़ती है, और एक्सटर्नल स्टोरेज या तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, उससे आपकी स्टोरेज की जो कॉस्ट होती है ना वो बढ़ जाती है क्योंकि आपने एडिशनल अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया, तो उस केस में आपको कॉस्ट आएगी। तो ये चीज़ें जो उनसे है ना, ये ध्यान जो इन चीज़ों की तरफ जो हम लोग एस्टिमेशन एनालिसिस करते हैं वो हम लोग इसके अंदर करते हैं। The estimate of usage patterns are used. The estimate of usage patterns are used to select file organization and access methods. अभी जो हम लोगों ने पैटर्न को देखा, तो पैटर्न की एक्चुअल में बात क्या होती है, पैटर्न देखते हैं लेआउट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए कि आपने किस लेआउट किस फॉर्मेट में आपने अपने डाटाबेस को वो डिज़ाइन करना है। तो जब आपने यूजेज पैटर्न्स की बात की तो ये एस्टिमेट करता है कि आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी फाइल्स आपने यूज़ करनी है, जिन भी फाइल्स को आपने ऑर्गेनाइज करना है वो किस फॉर्म में करना है, फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन आपने किस तरह करनी है। और इसके अलावा जब अगर आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपका एक्सेस मेथड क्या होगा उनके लिए। आपकी जो फाइल्स हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में
किस फॉर्मेट में सेव होती है, आपने जब उसको एक्सेस करना हो तो वो किस मेथड को अप्लाई करते हुए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डाटा वॉल्यूम और यूजेज एनालिसिस के अंदर हम लोग इस चीज़ की भी एस्टिमेशन लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जब भी आपने बनाया डाटाबेस, उसके अंदर आपने पैटर्न को भी डिज़ाइन किया, और पैटर्न डिसाइड करता है कि आपका जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन आप कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, किस पैटर्न से कर रहे हैं, और जो आपका एक्सेस मेथड है वो क्या होगा। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्लान फॉर द यूज़ ऑफ इंडेक्सेस एंड स्ट्रैटेजी फॉर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा ये एक और भी चीज़ आपको प्रोवाइड करता है, इंडेक्सेस। आपको इंडेक्सेस और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी की भी प्लान प्रोवाइड करता है। हाउ इज दैट कि आप इंडेक्सेस क्या होता है, इंडेक्सेस में आप क्या करते हैं कि आपका मेन सेंट्रल एक जगह पे हो जाता है, फिर आप वहाँ से अपनी सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ अ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज भी आपको प्रोवाइड करता है। वो क्या होती है हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो डाटा वॉल्यूम और यूजेज एनालिसिस में एक्चुअल में बस यही बात थी कि जिसके अंदर आप अपने साइज़ और वॉल्यूम को एस्टिमेट करते हैं, का एस्टिमेशन लगाते हैं। इसके अलावा आपने यूजेज पैटर्न्स कौन सा यूज़ करना अपने डाटाबेस के लिए। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि जब अगर आप साइज़ की बात कर रहे हैं तो साइज़ में कुछ चीज़ें इस तरह आती हैं कि आपके जो उनसा जो आपका डाटाबेस है वो जो डिज़ाइन कर रहे हैं, आप किस साइज़ का डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर उसने आपकी फ़िज़िकल स्टोरेज डिवाइस पे कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। और इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी फ़िज़िकल स्टोरेज डिवाइस पे कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की जाएगी होगी, ठीक है। और अगर तो आप स्टोरेज डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि अगर आपकी स्टोरेज डिवाइस अकॉर्डिंग टू द सिस्टम स्टोरेज आपको ज़्यादा चाहिए होगी तो आपको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की हेल्प आउट लेनी पड़ेगी ताकि आप अपनी जो सिस्टम है उसको स्टोर करवा सकें। इसके अलावा आपने और चीज़ें देखी कि जब आपने पैटर्न्स को यूज़ करना है, यूजेस पैटर्न्स आपने किस तरह का करना है, तो उसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह होगी, और उस फाइल ऑर्गेनाइजेशन को तो आपने देखा, तो फिर उसका एक्सेस मेथड क्या होगा। फिर आपको ये जो डाटा वॉल्यूम और यूजेज एनालिसिस है आपको एक और चीज़ प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी, कि आपने इंडेक्सेस को कैसे यूज़ करना है और आपकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट में बात आती है हमारी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़। इसका मतलब क्या होता है कि डाटा को आपने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स नाउअडेज। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन फेस अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। और फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है अपने फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में के प्रोसेस के अंदर। द प्रॉब्लम इज़ दैट दे हैव टू डिसाइड एंड सेलेक्ट नोड्स और साइट्स इन नेटवर्क एट विच डाटा विल बी लोकेटेड फिजिकली। इस केस में क्या होता है, इस केस में उनको ना ये चीज़ की डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आपके किस सेलेक्ट नोड के अंदर या किस साइट की नेटवर्क में किस साइट के ऊपर आपका जो डाटा है वो स्टोर हुआ है, ठीक है, फिजिकली कहाँ पे लोकेट है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर क्या होता है कि जो डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कुछ टेक्निक्स या मेथड्स को देखते हुए किया जाता है, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि आपके पास जो डाटा होता है वो डिफरेंट नोड्स के साथ मतलब नेटवर्क के अंदर डिफरेंट नोड्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आपके जो डाटा होता है वो डिफरेंट नोड्स जो उनसे होते हैं नेटवर्क के अंदर, वहाँ पर होता है। अब इस केस में जब आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निक यूज़ हो रही है, इस केस में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है फिजिकल डिज़ाइन के अंदर, फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह होती है कि जब भी आपने डाटा को लेट सपोज की उसकी लोकेशन को देखना है तो आपके लिए ये डिफ़िकल्टी हो जाती है कि एक्चुअल में आपका डाटा किस फिजिकल लोकेशन पे लाई कर रहा है, किस फिजिकल नोड पे या साइट ऑफ नेटवर्क साइट में लाई कर रहा है। तो ये जो है इसकी डिसीजन मेकिंग आपके लिए टफ हो जाती है। और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में ये मसला थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। उसके बाद बात आती है आपके पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ की बेसिक्स।
अब जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है वो सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, पार्टीशन भी हो सकती है, रेप्लिकेटेड भी हो सकती है और हाइब्रिड भी हो सकती है। अब बात की जाती है सेंट्रलाइज की। इन दिस स्ट्रेटजी ऑल डाटा इज लोकेटेड एट अ सिंगल साइट। इस केस में क्या होता है कि तमाम का तमाम डाटा जो है ना वो एक सिंगल साइट के ऊपर लाई करता है, ठीक है, सिंगल साइट के ऊपर लाई करता है। और जो दूसरे नोड्स होते हैं या साइट्स होते हैं नेटवर्क के अंदर, वो इस सेंट्रलाइज्ड जो लोकेशन होती है यहाँ से अपने डाटा को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे भेजते हैं। उसके बाद आती है आपके पास पार्टीशन आपका वर्ड पार्ट से ही है। इन दिस स्ट्रैटेजी द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस और फ्रेगमेंट्स। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका जो डाटा होता है वो पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है, उसकी पार्टीशंस कर दी जाती हैं, उसके पार्ट्स बना दिए जाते हैं। फ्रैगमेंट्स को भी पार्ट ही हम कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर देखा हो तो आपके कंप्यूटर सेट्स के अंदर आपकी ड्राइव बनी होती है, सी ड्राइव। अब सी ड्राइव के साथ आपके पास एडिशनल और ड्राइव स्पेस होती है जिसको आप डी ड्राइव भी कहते हैं। तो फिर आप उस ड्राइव की पार्टीशंस भी कर सकते हैं, आप उसको सेगमेंट या फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका डाटा वो भी पार्टीशनाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास रेप्लिकेटेड डाटाबेस स्ट्रेटजी क्या होती है। इन दिस स्ट्रेटजी द फुल कॉपी ऑफ द डाटाबेस इज असाइन टू मोर देन वन साइट इन द नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि आपकी जो डाटाबेस आपने डिज़ाइन किया होता है उस डाटाबेस की फुल कॉपी जो सी होती है वो मोर देन वन साइट में डिवाइड की जाती है, असाइन की जाती है। मतलब नेटवर्क के अंदर रहते हुए डिफरेंट साइट्स को आपकी डाटाबेस कॉपी असाइन कर दी जाती है, दे दी जाती है। उसके बाद आता है आपके पास हाइब्रिड डाटाबेस स्ट्रेटजी में क्या होता है। इन दिस स्ट्रैटेजी डाटाबेस इज डिवाइडेड इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स। इसमें देखना होता है कि आपका जो डाटा है वो क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में या नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब ये था आपके पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, जिसमें से आपने कुछ टेक्निक्स को पढ़ा कि आपके जो नाउअडेज आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। उस केस में उनको किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उनकी डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है जब उनकी लोकेशन फिजिकली डाटा की लोकेशन को जानना पड़ता है। और उसके अंदर फिर आपने बेसिक डाटा स्ट्रैटेजीज़ को देखा कि आपका जो डाटा वो सेंट्रलाइज फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसके अलावा पार्टीशंस में हो सकता है, रेप्लिकेटेड फॉर्म में हो सकता है और हाइब्रिड फॉर्म में हो सकता है। सेंट्रलाइज में देखा आपका डाटा सिंगल लोकेशन साइट पे होता है, पार्टीशन में आपके डाटा जो डाटाबेस होता है उसको पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया जाता है या फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। रेप्लिकेटेड में उसकी एक मुकम्मल कॉपी बना दी जाती है जो कि नेटवर्क के दूसरे साइट्स को असाइन कर दी जाती है साथ। और हाइब्रिड में देखा कि आपका जो डाटाबेस होता है वो क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टेक्निक फॉर फिजिकल अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी डिवाइसेस। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल है कि आपने अपनी फाइल्स को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर फिजिकल अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आपका जो भी डाटा होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसकी जो स्टोरेज होती है वो रन टाइम पे तो हो रही होती है मेन मेमोरी के अंदर, लेकिन जब वो डाटा आप मेन मेमोरी आप उसकी जो करंट फाइल होती है उसकी वर्किंग को स्टॉप कर दें या फिर उसकी वर्किंग आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप अपने डाटा को स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे सेव करते हैं या स्टोर करते हैं। उस केस में क्या होता है, ये करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि फिर आप इन फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। अब होता यह है कि जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग अपने रिकॉर्ड या डाटा को फाइल्स की फॉर्म में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करते हैं, ठीक है। उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में अरेंज करते हैं, ठीक है। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग फिजिकल अरेंजिंग करते हैं अपने रिकॉर्ड्स और फाइल्स की किसके ऊपर, सेकेंडरी डिवाइसेस के ऊपर। द सिस्टम डिज़ाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कंस्ट्रेंट्स फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जिसने भी सिस्टम को डिज़ाइन करना है उसको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइल सिलेक्शन अगर करनी है हम लोगों ने या फिर फाइल सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए बेसिकली किस किस कॉन्स्ट्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से लिमिटेशंस जो सी है वो चाहिए होती हैं। दीज कॉन्स्ट्रेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अब वो लिमिटेशन या कॉन्स्ट्रेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। फिजिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें ध्यान रखना होता है कि जो आपकी फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है उसकी क्या खासियत है, फिजिकली करैक्टरिस्टिक्स की क्या है। मतलब अगर आपने लेट सपोज की फिजिकल करैक्टरिस्टिक की बात की जाए
तो आपका लेट्स सपोज डाटाबेस बहुत हैवी सेटअप है, तो अब आपने इसको स्टोर करना है, ठीक है। अब आपने स्टोर करना है तो आपको पता चला जी आपके सिस्टम में स्टोरेज डिवाइस पे इतनी स्पेस ही नहीं कि वो इसको होल्ड ऑन कर सके, ठीक है। और अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फाइल मैनेजमेंट। अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वो क्या उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और जो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं क्या वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है डिज़ाइनर को। यूज़र रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, और जब डाटा को स्टोर या एक्सेस करना है तो यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस केस में, ठीक है। यूज़र क्या क्या चीज़ें रिक्वायर करता है या यूज़र की डिमांड क्या है इस चीज़ में, ठीक है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, रखना पड़ता है। उसके बाद आती है आपके पास अगेन इसको रिपीट करते हैं थोड़ा। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपकी टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने फाइल्स को, रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल्स को सेकेंडरी डिवाइसेस पे अरेंज करते हैं फिजिकली। जो सिस्टम डिज़ाइनर होता है उसको कुछ कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है जब भी उसने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद वो कंस्ट्रेंट्स में सबसे पहले उसको देखना पड़ता है कि फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। उसके बाद आता है कि अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, और फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, क्या वो इस चीज़ के लिए अफोर्डेबल है। और उसके बाद आपने देखना कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है स्टोरिंग या एक्सेसिंग डाटा के लिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपके इंडेक्सेस की। इंडेक्सेस क्या होते हैं, एन इंडेक्स इज अ टेबल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रोज इन अ टेबल। आपने देखा होगा कि आपकी जब आप बुक को ओपन करते हैं तो बुक्स के स्टार्ट में एक इंडेक्स पेज होता है जो कि आपको एक टेबल बना होता है जिसके अंदर आपको पता चल रहा होता है कि आपके इस पेज पे ये वाला चैप्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ इंडेक्स। इंडेक्स आपके टेबल में क्या होता है कि वो आपको डिटरमाइन करता है कि आपकी रो की लोकेशन टेबल में कहाँ है, क्या है, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रोज इन अ टेबल। इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। ये क्या करते हैं, ये सॉर्टिंग और सर्चिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सॉर्टिंग के टेक्निक यूज़ की, सॉर्टिंग में आपने कहा कि आपके जो इवन नंबर के रिकॉर्ड्स है वो एक्सेस हो जाए। अब वो इंडेक्स को देखते हुए 4 रन से रिकॉर्ड्स जो रिजल्ट है वो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। सर्चिंग प्रोसेस भी इसी तरह आसान हो जाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ डाटाबेस इज इम्प्रूव्ड विद दीज इंडेक्सेस। और जब हम लोग इंडेक्सेस को यूज़ करते हैं तो आपकी जो डाटाबेस की परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है। किस तरह, क्योंकि आपकी सर्चिंग और सॉर्टिंग जो सी होती है ना वो मोर इजीली और स्पीड अप हो जाती है। द इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड फॉरेन की एट्सेट्रा। अब इंडेक्सेस हम किस किस को बना सकते हैं, हम अपनी प्राइमरी कीज़ को भी इंडेक्सेस तौर पे क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सेकेंडरी कीज़ को भी एज इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, और फॉरेन कीज़ को भी एज इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट क्या हम लोगों ने किस चीज़ को लेके चलना है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो आपकी फॉरेन कीज़ और प्राइमरी की जो सी है वो इंडेक्सेस के तौर पे यूज़ हो रही होती है कि अगर आपने प्राइमरी की हेल्प से किसी भी रिकॉर्ड को फैच किया है तो वो रिकॉर्ड इजीली फैच हो गया, ठीक है। तो ये थी इंडेक्सेस। और आपने अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डाटा वॉल्यूम और यूजेज एनालिसिस के अंदर हम लोग प्लान करते हैं इंडेक्सेस का यूज़ को भी और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ को भी। ये हमें हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, डाटाबेस इंटेग्रिटी मीन्स द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है, आपको किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो आपका डाटा है वो फुली करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी उसके अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल करेक्ट इस लिहाज से कि अगर आप अपने डाटा को लिख रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में, आपका डाटा चाहिए, अब आपको फ़ोन नंबर चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है। अब आपने जब फ़ोन नंबर लिखा तो आपको फ़ोन नंबर नंबर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डिजिट्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते अपने फ़ोन नंबर को आप अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकें, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखें या फिर करैक्टर्स की यूज़ करते हुए लिखें, आपको नंबर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ करेक्टनेस ऑफ डाटा। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपके रिकॉर्ड के 2 टेबल्स हैं और दोनों टेबल्स के अंदर आपके फ़ोन नंबर्स ऐड है। अब जो फ़ोन नंबर आपके फर्स्ट टेबल के अंदर है वही फ़ोन नंबर आपके सेकंड टेबल के अंदर होना ज़रूरी है। ये डाटा को कंसिस्टेंट बनाता है, ठीक है।
इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डाटाबेस प्रोटेक्शन। ये डाटाबेस प्रोटेक्शन की एक और फॉर्म है कि जिसके अंदर आपका जो डाटा होता है वो करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंट होना चाहिए। इंटेग्रिटी इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा, और इंटेग्रिटी हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ डाटा को, डाटा कितना क्वालिफाइड है कि कितनी उसकी क्वालिटी है, दैट इज़ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज़ मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। अब हम लोगों ने अगर तो डाटाबेस को डिज़ाइन किया है, अब हम लोगों को उसके अंदर क्या चाहिए, इंटेग्रिटी चाहिए, तो हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर देखा कि हमारा जो फ़ोन नंबर है वो हम लोगों ने डाटाबेस के अंदर एंटर करना है, तो अब फ़ोन नंबर के लिए नंबर्स का होना ज़रूरी है, जस्ट नंबर के अंदर ऐड हो सकता है और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि 11 डिजिट से फ़ोन नंबर एक्सीड ना करे, ठीक है। तो जब ये केस अब हम लोग लगा देते हैं, इसके ऊपर कंडीशंस कुछ लगा देते हैं कि जब आप डाटा एंटर करें तो उस टाइम पे अगर आप कोई अल्फ़ाबेट एंटर करें तो उस टाइम पे एरर आ जाए, और अगर आप 11 डिजिट से एक्सीड करें तो भी एरर आ जाए। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द डाटाबेस, ठीक है। द इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स दैट आर डिजाइन टू कीप डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपके डाटा को कंसिस्टेंट और करेक्ट बनाते, करेक्ट रखने के लिए लगाए जाते हैं। दे आर लाइक अ चेक ऑन द इनकमिंग डाटा। ये एक्चुअल में टाइप ऑफ अ चेक, जैसे अगर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए अगर तो उन्होंने डिमांड की हुई है कि आपने जैसे आप पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड जब आप किसी चीज़ का क्रिएट करते हैं ऑनलाइन में तो आप के लिए वो आगे से एक मैसेज शो करता है कि आपने अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर और डिजिट्स को या किसी एक करैक्टर को मस्ट यूज़ करना है, स्पेशल करैक्टर को मस्ट यूज़ करना है। सो दिस इज़ अ चेक ऑन द इनकमिंग डाटा। तो आपकी जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो एक्ट लाइक अ चेक ऑन इनकमिंग डाटा, जो भी डाटा आप आने लगा है उसके ऊपर चेक लगाते हैं, दैट इज़ अ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ डाटाबेस मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन इट। ये बहुत ज़रूरी होती है कि जो डाटाबेस है वो अपने डाटा की क्वालिटी को मेंटेन रखे और उसे अपने पास स्टोर रखे। DBMS provides several mechanisms to enforce integrity of the data। और database management system है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मैकेनिज़्म को कैरी ऑन करता है जो कि इन्फोर्स करता है कि आपका जो डाटा है वो इंटीग्रेट ही रहे। डाटा की इंटेग्रिटी के लिए वो बहुत हेल्पफुल है, और वो कुछ ऐसे मैकेनिज़्म को भी सपोर्ट करता है कि जिससे आपका डाटा जो है वो इंटीग्रेट रहे, आपका डाटा कंसिस्टेंट रहे, आपके डाटा के अंदर करेक्टनेस रहे, आपका डाटा क्वालिटी बेस्ड क्वालिटी उसकी अच्छी रहे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर टॉपिक जिसके अंदर अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अपने डाटा को फिजिकल डाटा बेस्ड डिज़ाइन के अंदर आपने क्या करना होता है, अपने डाटा को कंसिस्टेंट बनाना होता है, आपने डाटा को की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना होता है। उस केस में आपने ध्यान रखना होता है कि आपका डाटा जो आप इंसर्ट कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं, इट मस्ट बी करेक्ट, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट। अगर तो फिर उसके लिए आपको कुछ चेक्स लगाने पड़ते हैं इनकमिंग डाटा के ऊपर, और इनकमिंग डाटा के ऊपर जब आप चेक्स लगाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो आपका इनकमिंग डाटा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फ़ोन नंबर की एग्जांपल दी, या फिर पासवर्ड आपने लगाना हो किसी भी साइट को क्रिएट करने के बाद आपने अकाउंट साइन इन किया हो, तो उसके लिए आप एक पासवर्ड जनरेट करते हैं। उस पासवर्ड में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपने जो पासवर्ड एंटर करना है वो लेस दैन 8 कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, आपने 8 कैरेक्टर से ज़्यादा ही एंटर करना है। और दूसरी बात, इसके अंदर अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो रेड कलर का एक मार्क दे देता है, वो पर लिख देता है कि इट्स नॉट सफिशेंट फॉर द फील्ड, ठीक है। तो ये होता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ये अपने डाटाबेस को मोर कंसिस्टेंट, अपने डाटाबेस को मोर रिलायबल बनाने के लिए आप जो टेक्निक यूज़ करते हैं इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। सो दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ टुडे। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ी सी और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ को पढ़ेंगे डिटेल्स के अंदर। और अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।